सीधा सौदा के आज के इस थर्सडे एडिशन में आप सबका स्वागत है और एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट सेशन। इम्पोर्टेंट इसीलिए क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी का दिन है। मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स आज एक्सपायर होने जा रहे हैं और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए हो गई क्योंकि आज समीकरण बिगड़े हुए हैं। यूएस में एक तगड़ा मुनाफा वसूली का दबाव कह लीजिए, एक शार्प सेल ऑफ कर लीजिए, कई समय बाद इस तरह का प्रेशर बनता हुआ अमेरिकी बाजारों पे, तो उससे हैंडओवर बिगड़ गया। ओवरनाइट क्यूज बिगड़े, हमारे एशियन पियर्स दबाव में और हमारा गिफ्ट निफ्टी खुद ही कह रहा है कि हम भी 200 पॉइंट से ज्यादा के कट के साथ 1% दबाव के साथ शुरुआत करेंगे। यूरोपीय बाजार भी गिरावट पर, ये क्या है? ये तो कल की क्लोज का है। अच्छा, मुझे कुछ ब्रेकिंग न्यूज आई, सॉरी। ये ग्लोब के संकेत बताए जा रहे हैं, इस समय सबसे इंपॉर्टेंट वही है। लाइए पिच, ग्राउंड, स्टेडियम, क्राउड सब दिखाइएगा और देखें जरा हमारा स्टूडियो ग्राउंड के पास तक, पिच के पास तक जा रहा है नहीं जा रहा। आज 2 दिन से जा नहीं पा रहा था, बारिश बहुत थी। पर बारिश तो कल रात में बहुत थी, पिच तो बहुत ही बिगड़ी हुई थी। ये पर फिर भी आपको पानी नहीं दिख रहा। आज तो पिच में पानी भी था, फिर हमने सुखा दिया कॉटन लगा लगा के। ऐसे नकली उपायों से काम थोड़ी चलेगा। तो कम से कम विजुअली तो अपीलिंग लगनी चाहिए ना। तो खेलने ही नहीं आया, कोई फुटबॉल ही नहीं आएंगे, बोले क्या क्रिकेट खिला रहे हो? पिच इतनी हरी हरी क्यों है? मामला ऐसा गड़बड़ क्यों है? धोखे से बुला के उनको तुम गिराना चाहते हो। एक बार एक पिच थी अपने पास जो एरर आ गया था। हाँ, उसमें गड्ढे 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 वो फिट बैठ जाती। इतने दबाव की वजह से 3-4% नैस्डैक टूट गया यार, बहुत बुरी तरह से गिरा है मार्केट में। इसका रियल सेलिंग हुई है कल। मतलब ऐसे नहीं खाली ट्रेडर ही बेच रहे थे, बड़े बड़े लोगों ने बेचे हैं कल। क्योंकि अब देखो ये दिख रहा है कि इतना ज़्यादा पैसा झोंक दिया उन्होंने एआई में, तो उसका रिटर्न आने में टाइम लगेगा। और वो लोग वैसे नहीं है कि आज लगाया 10 साल इंतजार करेंगे, उनको अभी चाहिए। तो कंपनियों के जो गाइडेंस आ रहे हैं, 2-3 कंपनियों के जो गाइडेंस हैं वो वीक आए हैं। वो कह भी रहे हैं कि जैसे एड रेवेन्यू अल्फाबेट का कम हो रहा है, उन्होंने कहा एआई में बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, थोड़ा समय लगेगा उसको रिटर्न लाने में। वैसे ही टेस्ला एक अलग कहानी दिख रही है। तो टेक्नोलॉजी कंपनीज़ में जो बहुत बायंसी आ गई थी वो ठंडी पड़ी है कमेंट्री के हिसाब से, और इसलिए पटाई हुई पूरे सेक्टर में, सबकी गिरावट हुई है। एक दिन में इतनी बड़ी गिरावट 2022 के बाद पहली बार हुई, बहुत पैसा गिर गया। और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं था, हमने बताया कि लुई विटॉन की सेल्स गिर रही है, एक फ्रोजन फूड वाली कंपनी की गिर रही है, वीज़ा के नंबर नहीं अच्छे आए। तो रिजल्ट सीजन अच्छा नहीं जा रहा वहाँ का टॉप कंपनीज़ का। वैसे तो अगर नंबर ऑफ कंपनी देखो तो अभी भी बहुत अच्छी कंपनी, बहुत सारे रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, लेकिन जो बड़ी दिग्गज कंपनी जिनके दम पे बाजार चलता है वहाँ नतीजे कमज़ोर हैं, और इसलिए मार्केट की हो गई पिटाई कल, ज़ोरदार पिटाई हुई है। अब आने वाले समय में चूँकि इस हफ्ते और कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के रिजल्ट्स आने, अगर ऐसा ही सिलसिला रहा तो थोड़ा और प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। अब मुझे लगता है 31 तारीख को आप तैयार रहो, अंडर प्रेशर है फेड। वहाँ कटेगा अगर तो उभरते बाजारों के चमकते सितारे भारत में पैसा आएगा क्या? आना चाहिए लॉजिकली, क्योंकि अब तक आया नहीं है, कोई नहीं पैसा आया। कितना बिकवाली करी थी एफआईआई ने पिछले 2 साल में, बस अभी थमी है बिकवाली। आया कहाँ पैसा? 2 दिन 4 दिन आता नहीं है, उसके बाद 2 दिन फिर लग जाता है। नेट कुछ नहीं आया अभी जो गया था। कल भी खूब बेचा है, भेजा 5-6-7-8 करोड़ रुपए तो 7-8 हज़ार करोड़ रुपए तो 2 दिन में बेच दिए। वो जो इतने दिन से हल्का खरीद रहे थे 2 दिन में निपट गया। तो बाइंग आ नहीं रही है एफआईआई की, ऐसा कुछ नहीं है, बस सेलिंग थमी हुई है, ऐसा कह लो आप। सेलिंग, हाँ ये कह सकते हो, सेलिंग थमी हुई है। और अभी भी सेंटीमेंट कोई बहुत चेंज नहीं हुआ। अभी हमको लगता है अब ये रिजल्ट सीजन और फेड अगर 31 जुलाई को कुछ नहीं करता है, खाली ये इशारा कर देता है कि हाँ सितंबर में कट सकता है, तो मार्केट थोड़ा संभल जाएगा। अदरवाइज फिर तो मार्केट में और प्रॉफिट बुकिंग होगी। समझ जाएगा, लेकिन फेड अगर ऐसा कुछ कर रहा होगा इसका मतलब है कि ओवर हीटेड इकोनॉमी ठंडी पड़ रही है। ठंडी पड़ रही है सब कुछ फीका होने लगा है, इसीलिए फेड मूव कर रहा होगा। खराब खबर है बाय द वे। एब्सोल्युटली। लेकिन देखिए अभी क्या था ना, अभी पैसे से मतलब खराब क्योंकि अच्छा क्या? हाँ नंबर्स में मार्केट बहुत गिर रहा है, तो आदमी इस तरह की स्टोरीज कहानी पढ़ रहे होंगे। अभी खाली फेड की तरफ से ये इशारा मिल जाएगा जुलाई को, तो फिर बाइंग आ जाएगी, क्योंकि ये पूरी दुनिया की लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है। इशारा नहीं हो सकता है कि वो काट दे। हाँ, मेरे को लगता है कैलकुलेट होने में इकोनॉमी में समय भी तो लगेगा। नवंबर 4 को तो इलेक्शन खड़े हैं, बिल्कुल है ना? जुलाई में मुझे लगता, मतलब मेरी गट फीलिंग कहती काट देंगे। लॉजिक भी है, अगर आप उसी मकसद से कर रहे हो अगर, तो यही टाइम है भाई साहब। इसके बाद तो कोई फायदा ही नहीं है, सिर्फ नाम का रह जाएगा। काट दिया तो फिर बहुत तगड़ा बाउंस बैक आ जाएगा। लिक्विडिटी पैसा है तो फिर महंगा सस्ता क्या होता है? आपको बहुत पैसा, आप चाइना जाओ, खरीद लाओ, शॉपिंग कर लाओ। आजकल सेल चल रही है वहाँ पे, चाइना में।
ये कहानी भाई ग्लोब की, प्रॉफिट टेकिंग सीरियस है, कह रहे हैं वहाँ पे लोग समय देना चाहते नहीं है। एआई अपने आप ही कहाँ देना चाहते हैं। सेबी की रिपोर्ट कहती है इंटरडे ट्रेडर तुरंत चाहिए। वो तो दिनों के लिए रुक सकते हैं, हम एक दिन के अंदर ही गेम कर लेते हैं। भाई कॉशियस रहिए, रिपोर्ट कहती है बहुत लॉसेस हो रहे हैं भाई। जो रिटेल ट्रेडर्स इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उनसे रिलेटेड रिपोर्ट है, 70% लोग नुकसान। केडिया जी कह रहे थे ना उस दिन अपने चैनल पे, तो शायद बोले थे कि 1% लोग हैं जो 1 साल से ज़्यादा रुकते हैं, बाकी सब पहले ही निपटा लेते हैं। हाँ, तो फिर लॉन्ग टर्म से फर्क किसको पड़ता है ऐसा? तो लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है? हाँ। अब आइए कुछ खबरों वाले स्टॉक्स रख रहा हूँ। मार्केट का मूड बिगड़ा हुआ है, पर अब तक लोअर लेवल से जो साइड में बैठा हुआ पैसा है बढ़िया चैनलाइज होता है। तो प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, खुलने दें, उसके बिहेवियर को वॉच आउट करना, उसके बाद डिसाइड करिए इस गैप के बाद की तस्वीर कैसी है। और बिल्कुल सही है मानस आज सुबह जो कह रहे थे, क्योंकि हमने एक बहुत तगड़ा डिप परसों बनाया था बजट के दिन, वो वायलेट नहीं होना चाहिए बेस 24,070 का। खैर अभी दूर है वो, फिर भी देखते हैं किस तरह के समीकरण बैठ रहे हैं। मैं सिर्फ खबर बताते चलता हूं क्विकली। SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, कल नंबर्स आए, मैं इसको लाल लेके चलता हूं। मैं दो चीजें लाइफ इंश्योरेंस में, बाकी ऐसा नहीं मिले जुले आंकड़े, कोई खराब आंकड़े नहीं है, पर जो दो मैं खास तौर पे देखता हूं, कैसा वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस आ रहा है और किस तरह के मार्जिन्स पे वो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस आ रहा है, जिसे ये लोग VNB मार्जिन्स कहते हैं। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस 11% उछाल है साल दर साल, एक्सपेक्टेशन से म्यूटेड है भाई साहब, और मार्जिन्स 200 बेसिस पॉइंट्स गिरे हैं। नया धंधा बहुत ज्यादा नहीं आया, एक्सपेक्टेशन से कमजोर था, और मार्जिन एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा गिरे, 200 बेसिस पॉइंट मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन है, इसीलिए लाल है। एक्सिस बैंक का रीड थ्रू इंटरनल्स कमजोर है। अगर ऐसे देखते हेडलाइन नंबर्स वगैरह ठीक लगते हैं आपको, लेकिन इंटरनल्स कमजोर है, इसीलिए अपने को क्या देखना था, किस तरह की डिपॉजिट ग्रोथ हैं, किस तरह के एडवांसेस हैं। डिपॉजिट ग्रोथ सीक्वेंशियली यानी कि Q on Q 0.5% से ज्यादा गिर गई है। एडवांसेस 1.5% के आसपास Q on Q महज इंप्रूवमेंट है, और पिछले कुछ ट्रेंड के लिहाज से तो खासा वीक है। कारोबारी मुनाफा या जो ऑपरेशनली हम देखते हैं उसमें वीकनेस आपको नजर आएगी। स्लिपेजेस बढ़ रहे हैं बैंक के, एसेट क्वालिटी को लेकर क्वेश्चन मार्क, और रिटर्न रेशियोज इन सब नंबर्स के बीच में वीकन होते हुए, तो एक्सिस के नंबर्स खराब है। मैं इसको लाल लेके चल रहा हूं, साथ साथ मैं JK पेपर को लाल लेके जा रहा हूं। पता नहीं हिंदुस्तान अपन पढ़ नहीं रहे क्या आजकल? नहीं पढ़ रहे, ये हम टैब वैब में चले गए हैं। आय 8% बढ़ी है, पर उसके सामने EBITDA 41% का डीप कट, मार्जिन्स 30% वाले 16.5% पे, 30 वाले 16.5% पे, मुनाफा 55% का डिक्लाइन दिखा रहा है। पेपर स्टॉक्स के रिजल्ट ऐसे ही वॉलेटाइल रहते हैं, पर खासे कमजोर, लाल है, 3 लाल। पेपर के दाम बढ़ भी रहे हैं, हमको लग रहा है। तो फिर शायद हो सकता है सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में उसका असर मिले, अभी तो मार्जिन्स में डीप कट है। क्योंकि मुझे ना शायद न्यूज़ प्रिंट के तो दाम बढ़ ही गए हैं, और ये चिंता उन कंपनियों के लिए होगी जो अखबार छापते हैं। खैर, अभी आपने बात करी थी, चिंतित थे क्या लोग? हाँ, पहले तो बड़े खुश थे, कट रहे, अब वो चिंतित हो गए, इस बार से बड़े हुए दिख रहे हैं। अच्छा, मैंने तो लिया है भाई, रिजल्ट पे फोकस है, CMS इन्फो सिस्टम्स, रेड में रखा मैंने इसको। यार मार्जिन गिर रहा है, 4% गिर गया है, 28.9 से अब 25.4 आ गया। हालांकि नतीजे बहुत बढ़िया है, ठीक ठाक है, 90 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है, आमदनी लगभग 100 करोड़ के आसपास बढ़ के 600 करोड़ हो गई है, EBITDA बहुत अच्छा दिखा है। और इस कंपनी में बहुत सारे इसमें जो इनके प्रमोटर हैं, मैनेजमेंट, उन्होंने अपने स्टेक भी बढ़ाया है। तो नंबर में खाली मार्जिन अगर छोड़ दो ठीक है, लेकिन मुझे मार्जिन अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसलिए मैंने इसको रेड में रखा है। और एकल फाइनेंस बहुत ही बढ़िया नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं, मार्जिन बढ़ा है, सिग्निफिकेंटली मार्जिन बढ़ा है, 47.5% हो गया, 4% बढ़ गया है, मुनाफा 600 करोड़ से ज़्यादा है, 4.5 के सामने। तो नंबर तो बहुत ही शानदार दिख रहे हैं, लेकिन स्टॉक भी वैसे ही शानदार हो चुका है ऑलरेडी, कल भी देखो ऊपर था। तो कैसे रिएक्ट करेगा मार्केट पता नहीं, लेकिन नंबर बहुत ही शानदार है ओरेकल फाइनेंस के। फिर तीसरा स्टॉक है PG इलेक्ट्रो, ये भी बहुत ही अच्छे नंबर हैं, 1320 करोड़ का रेवेन्यू है, 677 से बढ़ के, बहुत बढ़िया नंबर। EBITDA 67 से 134, लगभग सब कुछ डबल इनका होता हुआ दिख रहा है, और मुनाफा 34 के सामने 84 करोड़ निकल के आया है,
तो बहुत अच्छे नंबर कंपनी ने पेश किए। गाइडेंस जो उन्होंने दी वो उससे भी बढ़िया है। उनका कहना है कि इस साल 200 करोड़, इसको अगले क्वार्टर में 200 करोड़ से ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। रेवेन्यू 3,500-4 हज़ार करोड़ को रखेंगे। तो मुझे लगता है नंबर बहुत अच्छे हैं, इसको भी रडार पर रखना चाहिए। अच्छा, दो तो मैंने रब ऑफ टाइप ले लिए हैं। जब एक्सिस बैंक के इंटरनल्स इस तरह से कमजोर, थोड़ी बहुत नर्वसनेस सीप इन होगी आईसीआईसीआई बैंक पे। मेरे ख्याल से सैटरडे को, इसी हफ्ते के सेकंड हाफ में नंबर्स आए आईसीआईसीआई बैंक के, उससे पहले एक्सिस के नंबर्स आए। मैं आईसीआईसीआई को इस बीच में लाल लेके चलता हूं, क्योंकि ग्लोबली मूड बिगड़ा हुआ है। मुझे लगता है विप्रो को अभी भी रडार पे रखिएगा। अपन ने चर्चा करी थी उस दिन नंबर्स को लेकर, किस तरह का डिसअपॉइंटमेंट और एक्यूमुलेशन कितना स्ट्रांग था इस काउंटर पे। विप्रो आज लाल लेके जा रहा हूं। खैर, इनके लिए हैंडओवर भी, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, उनकी तस्वीर अलग हो, धंधे अलग हैं, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन रब ऑफ आएगा। मैं विप्रो को आज लाल लेके चल रहा हूं, क्योंकि इसने बहुत तरह डिसअपॉइंट करा है इस क्वार्टर नंबर्स और आगे की गाइडेंस में। अभी भी इसमें अपन रडार पे रखेंगे और लाल पे रखते हैं। और एक क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन को लाल रख रहा हूं। मार्जिन्स 20-21% वाले 17% पे है। इस तरह का मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। नतीजे बाकी स्क्रीन पर हैं, काफी लाल हो रहे हैं, लेकिन क्या करूं, ये एक्चुअली खबरें भी, स्टॉक्स रिजल्ट भी ठंडे आए इस बार। 6 लाल हो गए। मैं तो कह रहा हूँ रिजल्ट सीजन मुझे अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है। यार छोड़ो अभी आपने अब मैं नहीं बोलूँगा यार, ये मार्केट वाले पसंद नहीं करते। बट सच तो बोलूँगा मैं, चाहे जो हो जाए। अच्छा, क्राफ्ट्समैन ऑटो आपने लिया, तो मैं पेट्रोनेट एलएनजी की तरफ जा रहा हूँ। नोमुरा की इस पर एक रिपोर्ट आई है और उन्होंने टारगेट में करीब करीब कितना बढ़ा दिया, 33-34% का राइज किया। 405 रुपये का टारगेट दिया उन्होंने, तो अपने मतलब 300 से बढ़ा के 405 रुपये कर दिया है। उनका कहना है कि Q1 काफ़ी बढ़िया था, वॉल्यूम बहुत अच्छे आए हैं, बढ़ के आए, मार्जिन बहुत अच्छी बढ़ के आई, तो इसलिए उन्होंने इसको अपग्रेड किया है बाई कॉल लेते हुए, तो इसको रखिएगा। ईपैक ड्यूरेबल इसके रिजल्ट आए और रिजल्ट देखिए, रिजल्ट इसमें सारी जो एसी बनाने वाली कंपनी है ना, उनके रिजल्ट अच्छे दिखेंगे, क्योंकि क्वार्टर बहुत अच्छा गया है। डिमांड बहुत अच्छी दिख भी रहा है इसमें कि टॉप लाइन में ज़बरदस्त जंप आया है। डिमांड पुश था Q1 में और Q4 के सामने बढ़ के आया, तो इसलिए नंबर अच्छे हैं। अगले क्वार्टर में कैसे होंगे पता नहीं, कह नहीं सकते, लेकिन इस क्वार्टर के नंबर अच्छे हैं, तो इसलिए इसको मैं ग्रीन में रख रहा हूँ। और छठवां स्टॉक टाटा मोटर्स का है। इस पर नोमुरा की एक अपग्रेड की रेटिंग आई है, बाई की, न्यूट्रल से बाई किया इन्होंने। बहुत दिन बाद एक टाटा मोटर्स पर अच्छी रिपोर्ट है। टारगेट रखा है 1294, 1027, मतलब इन्होंने अपना टारगेट बढ़ाया। 29% की अपसाइड इनको लगती है, तो टाटा मोटर्स भी मैं लेके चल रहा हूँ ग्रीन में। 6 मेरे भी हो गए। ब्रेक के उस पर बचे हुए 4 स्टॉक्स पे चर्चा।